वो दौर था जहां पर रघुपति राघव, राजा राम, हिंदू और मुसलमान सब गाते थे। लेकिन आज ये वो दौर है जिसमें वंदे मातरम का नारा लगाने में भी सांप्रदायिकता लोगों को दिख जाती है। जब तिरंगा फहराने पे गोलियां मारी जाती थी, जब लाठियां मारी जाती थी, तब इनकी पार्टी और इनके पूर्वज तिरंगे के विरोध में थे। हमने तो प्रधानमंत्री जी के कहने पे घंटा बजाया, हमने तो ताली बजाई, हमने तो थाली बजाई। तो ये देश आपसे चाहता है कि आप इतिहास सही बताएं। क्या आरएसएस के मुख्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर है? साहब, महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और इन्होंने हलफनामा दे दिया कि राम झूठे थे। हम इनको सुई चुभोते तो ये चिल्लाते, ये हमारे भाला भोंकते। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन राजनीति में भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है, क्योंकि इस हफ्ते दो प्रेसिडेंट की कहानी है। एक प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, वो ईडी के सामने पेश होती हैं, और एक प्रेसिडेंट जो देश की प्रेसिडेंट बनती है, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन सियासत दोनों जगह हुई। एक तरफ जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई, दूसरी तरफ ईडी को इडियट कहा गया। यह देश है हमारा में आज हम उसकी बात करेंगे। इस हफ्ते यह देश है हमारा में, इस पर बड़ी चर्चा होगी पब्लिक के बीच और मेहमानों के बीच। तो इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में आपका अभिनंदन है। देश में मॉनसून का सीजन चल रहा है, लेकिन सियासत आग उगल रही है। संसद में विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है। मुद्दा जीएसटी, महंगाई और अग्निवीर है। आरोप है कि सरकार इन मुद्दों पर बहस से भाग रही है, जबकि सरकार का दावा है कि नियम के मुताबिक वो किसी भी मुद्दे पर बहस को तैयार है। 17 लोकसभा में आज तक प्राइस राइस को लेकर सेपरेटली एक भी चर्चा नहीं हुई। अग्निपथ को लेकर राजनाथ सिंह जी ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा था कि हम अग्निपथ पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी क्या बहाना बनाते हैं वो सब जुडिस मैटर है। संवैधानिक रूप से नियम के अनुसार हर विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव रूप में चर्चा हो और सुचारू रूप से संसद चले। दूसरी ओर सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी को कांग्रेस नेशनल क्राइसिस बताने में जुटी है। सत्याग्रह के नाम पर जोरदार हंगामा हुआ, आगजनी तक हुई। जो भी पर्सनैलिटी जो हो रहा है, एक और जो 70 प्लस एज है उनकी, उसमें मतलब ईडी खुद को कहना ही हम करेंगे, पूछताछ करेंगे। आप मेरे मान सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है कांग्रेस पार्टी का। परिवार जब पार्टी की संपत्ति को अपनी जेब में कर रही है, उसको बचाने का दुराग्रह है। हैरानी की बात है, गांधी परिवार के खिलाफ जांच के विरोध में अजीबोगरीब तर्क दिए जा रहे हैं। ನಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ 2 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ। 3-4 ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೆಹರು, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ಹೆಸರಲ್ಲಿ। इस बीच राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को सियासी रंग दिया गया। द्रौपदी मुर्मू तो राष्ट्रपति बन गई, लेकिन अब टीएमसी ने ऐलान किया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। वजह खुद ही सुन लीजिए। Trinamool Congress will abstain in the upcoming vice presidential polls. The way the opposition candidate was decided without proper consultation and deliberation with a party which has 35 MPs in both the houses. सवाल यह है कि क्या सियासत के लिए देशहित के मुद्दों पर रस्साकशी हो रही है? इससे शायद राजनीतिक फायदा तो हो जाएगा, लेकिन क्या देश का भला होगा? तो आज इसी विषय पर बड़ी चर्चा करने के लिए मेरे साथ बड़े 4 मेहमान मौजूद हैं, 4 गंभीर मेहमान मौजूद हैं और ऑडियंस मौजूद है, जो मुझे उम्मीद है कि आज
तार्किक सवाल पूछेगी और दोनों तरफ सवाल पूछेगी। मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद और बीजेपी के स्टार प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। अरसे बाद स्टूडियोज के अंदर आ रहे हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। और दूसरी तरफ मौजूद है कांग्रेस के स्टार नेता, स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम, इनका भी भव्य स्वागत करिए। बड़े दिनों बाद ये दोनों स्टूडियोज में मौजूद हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आपका विशेष अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, कई विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। शिवम त्यागी है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, अक्सर टीवी डिबेट्स पे आप इनको देखते रहते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। 50-50 सेकंड में आप सबको देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, एक तरफ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी गुरुवार को ईडी के सामने, और एक तरफ देश की प्रेसिडेंट कल द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, यानी वो जीत कर आई। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है लगातार कि आप लोग ईडी के सहारे, अब तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को इडियट भी कह दिया है। गहलोत साहब कहते हैं कि ईडी को द्वार जाना चाहिए था सोनिया जी के। क्या आपको लगता है ये जो 2024 की भी लड़ाई है, क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं कांग्रेस का एग्रेसिव मोड? देखिए, बहुत विचित्र बात यह है कि पहली बार ऐसा है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष या अध्यक्षा किसी विषय में आरोपित होकर बेल पर है। नंबर 2, यह विषय भाजपा सरकार के शासनकाल में नहीं शुरू हुआ, यह 2013 में शुरू हुआ। नंबर 3, यह सरकार के द्वारा नहीं शुरू हुआ, यह हाईकोर्ट के द्वारा शुरू हुआ। नंबर 4, जो उन्हें बेल लेनी पड़ी वो दिल्ली हाईकोर्ट के चलते लेनी पड़ी। और इसके बावजूद उससे ज्यादा बड़ी बात जानते क्या है? आज तक नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए पब्लिक अकाउंट्स में से किया, यहां पार्टी का अध्यक्ष रहते अपनी पार्टी के अकाउंट में से ही मामला साफ कर दिया। तो ऐसा विचित्र आरोप जिनके ऊपर लगा है, और इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप पे लगने के बाद जिस प्रकार का वितंडावाद खड़ा करके, अब आपने देखा पिछली बार तो दंगा फसाद आगजनी तक हुई। जी, मैं माफी चाहता हूं, आपको 40 सेकंड में रोक रहा हूं, अगले 20 सेकंड आपको और देता हूं। कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि, और यशवंत सिन्हा आपके पुराने साथी, आपके मित्र, वो कहते हैं कि ईडी के सहारे क्रॉस वोट करा लिया आपने हर जगह। नहीं, मुझे जानते क्या लगता है? देखिए, करीब 125 के लगभग विधायकों ने, 17, 18, 19 सांसदों ने वो किया है। मुझे लगता है यशवंत सिन्हा जी ने आह्वान किया था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, और यह 75वां वर्ष स्वतंत्रता का था, और पहली बार देश के प्रथम नागरिक के रूप में एक अनुसूचित जनजाति की महिला आकर स्थापित होने जा रही है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ी स्वतंत्रता की सार्थकता नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि लोकमान्य तिलक का स्वराज्य, गांधी जी का हिंद स्वराज्य और दीनदयाल जी का अंत्योदय इसी में साकार हो रहा था। तो शायद उन्होंने कहा था अंतरात्मा की आवाज सुने, तो कई विधायकों के अंतरात्मा की आवाज जाग गई होगी कि इस महान यज्ञ में हम भी क्यों ना अपनी आहुति दें। तो इसलिए उन लोगों ने दलगत भावना से आगे हटकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे दिया। आचार्य जी, अब आपका समय शुरू होता है। बीते दिनों आप शांत रहे, खबर आई आप उपवास पर भी हैं, खबर आई कि कांग्रेस में जो चल रहा है उसको लेकर भी आप थोड़ा परेशान हैं। खबर यह भी आई कि बीते 1 महीने के अंदर पानी बहुत ऊपर निकल गया। कांग्रेस की एक सरकार जिसमें वो थोड़ी बहुत पार्टनर थी महाराष्ट्र, वो सरकार निपट गई। आपने जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े करे, उसको उतने वोट भी नहीं मिल पाए जिसकी आपको उम्मीद थी। सोनिया जी को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा। क्या कहना चाहते हैं बीते 1 महीने पर आप? और देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बात कही कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के सामने पेश हुआ है। अरे भाई, ये नहीं कहा, ठीक है, बेल पर कहा बेल पे है, बेल पहली बार, और अपनी पार्टी के अंदर घोटाला करने का। दो बातें। अब सुधांशु जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, वो तो टेलीविजन पे पैसे लेते हुए दिखाए गए थे। ठीक है, अब वो चले गए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसा मामला है कि ये अपनी ही पार्टी का पैसा अपनी ही गबन कर लिया। अरे भाई, गबन और चोरी की परिभाषा क्या होती है? मेरे घर के अंदर, मेरे मकान के अंदर अगर 5 कमरे हैं, मेरे पैसे एक कमरे में रखें, मैं एक से दूसरे में ले जाऊं, दूसरे से तीसरे में ले जाऊं, तीसरे से चौथे में ले जाऊं, आपका प्रॉब्लम क्या है? ये हमारा कांग्रेस पार्टी का पैसा था। कांग्रेस पार्टी ने किसी से दूसरे से लिया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसी दूसरे को दिया नहीं। नेशनल हेराल्ड, जिसने देश की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, अगर उस अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने पास से पैसा दे करके उस संस्थान को जिंदा रखना चाहती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आचार्य जी, ईडी इडियट है क्या?
ओके, नहीं, मैं आ रहा हूँ, जवाब अब मैं आ रहा हूँ। मुझे सैद्धांतिक बात मेरे हितों की रक्षा करो अमीश देवगन जी। मैं तो रक्षा ही कर रहा हूँ। अमीश देवगन, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? जो पीएमएलए जिसको कहते हैं, वो है कि पैसा किसी और मद का है, उसका कोई और इस्तेमाल हो। जो कंपनी बनाई गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ये बड़ा जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, वो कंपनी बिना प्रॉफिट की कंपनी है। 1 रुपया ना किसी से लिया ना किसी को दिया। तो भाई पीएमएलए लग कैसे गया? 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली। एक सेकंड, पैसे किसी से लिए दिए नहीं, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति का खेल हो गया। अरे भाई, लेकिन ईडी इडियट है? नहीं, ईडी इडियट है ये आपके नेता ने बोला। कौन से नेता ने बोला? अधीर रंजन चौधरी। मैं अधीर रंजन चौधरी मेरे नेता नहीं है। तो आपके नेता कौन है? मतलब वो नेता प्रतिपक्ष तो वही है, सुनिए, राहुल जी तो है नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूं, मैं अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मेरे नेता हैं ये नहीं है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं अधीर रंजन चौधरी को अपना नेता मानता हूं, ठीक है? और वो भी मुझे अपना नेता नहीं मानते होंगे। हो सकता है इस बात पर विवाद हो, लेकिन मैं सत्य कहने के लिए जाना जाता हूं और मैं सत्य कहने से नहीं डरता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश देवगन जी, कि अगर थोड़ी देर को मैं कह दूं कि लाल किला आपके नाम हो गया, तो क्या आपके नाम हो जाएगा? आप भेज देंगे लाल किला? तो ऐसे ही नाम कर दिया नहीं हो जाएगा। इसीलिए नेशनल हेराल्ड किसी की भी संपत्ति निजी ना थी, जवाब देना चाहते हैं, इसलिए ये सारे आरोप अमीश, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और गांधी फैमिली को बदनाम और उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की एक साजिश है। ओके, देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नेता नहीं है। बड़का नेता नहीं है, वो छुटका वाला नेता जो खाली सांसद है, वो नेता है। कांग्रेस, इनकी गलती नहीं, ये नहीं है, सारे कांग्रेस के नेता। भाई आज राहुल गांधी कुछ नहीं है, इसके बावजूद राहुल गांधी के लिए बवाल हो रहा है। अरे भाई, ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, और सारे बवालों और समस्याओं की जड़ वही है। तो है, आप सुधांशु भूल जाते हैं, वो गांधी है। अब वो गांधी होना कितना महत्वपूर्ण है, वो आचार्य जी के बयान से आया। नेशनल हेराल्ड क्या बताया जाता था? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने पैसे से स्थापित की, और आज 75 साल पे क्या कहा जा रहा है? घर का मामला था, इधर से उठा के उधर रख लिया, उधर से उठा के इधर रख लिया, तो क्या फर्क पड़ता है? और एक सैद्धांतिक बात, टेक्निकल बातों के ऊपर कानूनी बात पे ईडी करेगी। 3,500 करोड़ की संपत्तियां जिस कंपनी की हो, वो 90 करोड़ के कर्जे में बिक गई। ये बात कितनी तर्कसंगत लगती है? और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पता है नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन कब बंद हुआ? 1993 में। किसकी सरकार थी? केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि ईडी के सामने आप सोनिया गांधी को बुलाकर गांधी परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। वो महंगाई का मुद्दा ना उठाए, वो जनता के मुद्दे ना उठाए, वो अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठाए। घबराई हुई है बीजेपी, डरी हुई है बीजेपी। बीजेपी को डर लगता है गांधी परिवार। जवाब दीजिए इस बात। मैं जवाब देता हूं, पहले यथार्थ समझिए, उसके बाद समझ में आएगा। यह बताइए, 2004 से 14 के बीच में राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौर में 100 करोड़ से अधिक की सरकारी सहायता मिलती है, और नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाकर ये कर्जे से बचा नहीं सकते थे। कितनी लॉजिकल बात है। 1993 में अखबार बंद हो जाता है, जिसको कहते हैं नेहरू जी ने संस्थापित किया था। अरे कांग्रेस की सरकार रहते हुए 1 अखबार नहीं, 3 अखबार बंद हो जाते हैं। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, ये बात गले के नीचे उतरती है। अगर तीनों को 1-1 करोड़ का विज्ञापन भी दे देते 3 साल तक। लेकिन मेरे पॉइंट का जवाब, क्या महंगाई से डरती है बीजेपी? क्या रियल मुद्दों से डरती है बीजेपी? अरे अब मैं जो बात जी 20 सेकंड में जवाब इसका। इसलिए हकीकत में यह भाजपा ईडी का डर नहीं है, तो इनके कर्मों का डर है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ उनकी ईमानदारी से बने हुए इस संस्थान का। अब इन्होंने क्या किया? इधर से 100-150 करोड़ अंदर आ गया राजीव गांधी फाउंडेशन में, और उधर से 90 करोड़ के बेस के ऊपर कई हजार करोड़ की संपत्ति अपनी हो गई। अगर अपनी थी तो मैं कह रहा हूं सारे परिवार के सदस्य क्यों उस ट्रस्ट में? हमारे यहां भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट है। पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, कोई भी अध्यक्ष रहे, चाहे नड्डा जी थे, पहले वेंकैया जी के जमाने में बनी थी, राजनाथ जी थे, गडकरी जी थे, अमित शाह जी थे, नड्डा खबर यह है कि सारा ब्लेम मोतीलाल वोरा पे डाला जा रहा है। मोतीलाल वोरा तो इस दुनिया में है नहीं, कोई ऊपर जाके तो पूछेगा नहीं। आचार्य जी, पॉइंट यह है, क्या आपको लगता है जिस तरह से, क्योंकि ईडी का खेल बहुत पुराना है, ऐसा तो नहीं है कि नया खेल है। देखिए आजम खान भी ईडी के द्वारे गए थे, याद होगा आपको, ईडी के द्वार उनको भी जाना पड़ा था। हाल ही में उनके एक बाइट आई है जिसमें वो लुल्लू मॉल को नहीं पहचान पा रहे, वो कह रहे लोलू है, लुल्लू है, गुल्लू है, टुल्लू है, मुझे पता नहीं लग रहा क्या है। तो ये ईडी का चक्कर बहुत खराब है। क्या कांग्रेस इसमें फंस गई है? अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि ईडी को सोनिया गांधी के द्वार जाना चाहिए था। देखिए अमीश देवगन, सुधांशु जी की 2-3 बातों पर गौर करिए। पहली बात, इन्होंने कहा साहब हमारे जब ट्रस्ट होते हैं उसमें हमारा ये अध्यक्ष होता है, ये कोषाध्यक्ष होता है। अरे भाई मोतीलाल वोरा जी भी उसमें
मेंबर थे। मोतीलाल वोरा जी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, खजांची थे, इसलिए उसके नाते थे। सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वो उस ट्रस्ट में राहुल गांधी पहली बात कैसे थे? राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और तब उनका उपाध्यक्ष तो कई और थे। अरे भाई, अध्यक्ष भी रहना कांग्रेस के, जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, पदेन अध्यक्ष रहेगा, वो उस ट्रस्ट का मेंबर रहेगा, ये उसका क्लॉज है। नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा अध्यक्ष नहीं था हमारे यहाँ, पदेन अध्यक्ष वहां बाई नेम सोनिया गांधी थी, अच्छा बाई नेम राहुल गांधी। चलिए सुधांशु जी जो कह रहे हैं फिलहाल मान लीजिएगा, फिलहाल क्योंकि इनकी माननी पड़ेगी, ठीक है। वो इनकी बात नहीं, इनकी बात इसलिए सही है कि वहां वही व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहना है, इसलिए पदेन अध्यक्ष लिख दो या सोनिया गांधी लिख दो, बात बराबर। अच्छा, आज सुधांशु जी अपने स्वभाव के मुताबिक नहीं बोल रहे हैं, बीच बीच में कूद रहे हैं जैसे कि इनके और राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं। मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, पर मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं रखना चाहता हूं। 8 साल से इनकी सरकार, अमीश देवगन, सुनो, भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी के घर ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना इनकम टैक्स की छापा पड़ता है। भाई, ये तमाम बीजेपी के नेता दूध के धुले हो गए, इन्होंने 2 रुपए का कोई घोटाला नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी मजेदार बात यह है कि सुधांशु त्रिवेदी जी यहां ये कहना चाहते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी और इस परिवार ने घोटाला किया। भाई, राहुल गांधी को 5 दिन लगातार ईडी ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन किया। अगर उनका दोष है तो जेल भेज दो। नरेंद्र मोदी को 10 साल इन्वेस्टिगेट किया मैं था, कह रहा हूं, कांग्रेस मैं आपके चैनल पे अमीश देवगन कह रहा हूं, आप बहुत बड़े पत्रकार, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है। मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है, पीएमएलए के तहत उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते? आप रोज बुलाते हैं, राहुल गांधी रोज जाते हैं, आप सोनिया गांधी को बुलाते हैं, वो पहुंचती हैं। एक सेकंड अमीश, 5 सेकंड। सोनिया गांधी जी की उम्र लगभग 80 साल है, भारतीय संस्कृति का तो ख्याल रखते। अरे, सोनिया गांधी कहां भागी जा रही थी? दूसरी बात, मैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सोनिया गांधी आपको भी लगता है ईडी को सोनिया जी के यहां जाना चाहिए था? नहीं, ईडी को सोनिया गांधी के यहां जा सकती थी। ईडी 4 पुलिस के अधिकारी भेज के, 4 अपने ऑफिसर भेज के इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, लेकिन सोनिया गांधी एजेंसी को जाना चाहिए। सोनिया गांधी की तौहीन करना इनका मोटिव है। इनका मोटिव घोटाला खोलना नहीं हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी आरोप में न्यायालय के द्वारा आरोपित होकर न्यायालय के द्वारा बेल पे हो, तो उसका जलवाए जलाल इतना होना चाहिए कि ईडी उसके दरवाजे पे जाके सिजदा करते हुए कहे, चाहिए विशेषाधिकार सबको प्रदत्त होगा या केवल एक, जैसे तिलक जी ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह परिवार जो कहता राज्य करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिर्फ उसी को होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। सुधांशु जी, वो परिवार 8 साल से सत्ता से बाहर है। आप राहुल गांधी को रोज आप रोज बुलाते हैं उनको, जबरदस्ती करके वापस आ जाए सत्ता में, वैसा तो नहीं हो सकता। और इंपॉर्टेंट चीज हो, इन्हीं के आचार्य जी के साथ साथ यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि यह गलत हुआ है, आप ईडी के ऑफिसर्स बोल के अधिकारियों को भेजकर उनके वहां पर घर पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। यशवंत सिन्हा जी, वो आपके लिए वोट भी डालने आई थी, मतपेटी भी उनके घर ही भिजवा दिया करो कि भैया वहीं वोट भी आप वहीं डाल लो, सारी चीजें। ये विशेषाधिकार और ये जो एलिटिज्म की राजनीति है, ये खत्म होनी चाहिए। और एक एलिटिज्म की राजनीति का बड़ा एग्जांपल, एक कांग्रेस के बड़े नेता है गुजरात के, कांग्रेस के बड़े नेता हैं गुजरात के, 2024 की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, गुजरात के चुनाव की भी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने क्या कहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक बाइट के जरिए सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं। लंका की चोट पर देश का प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सौथी पहलो अधिकार मायनो। ये जनाब कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो मुसलमानों को पहला हक दिया था और अब कांग्रेस गर्त में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हम उस बात के साथ खड़े हैं। गुजरात के चुनाव में भी हम इसी बात को दोहरा के कहते हैं। एक बात बताइए आचार्य जी, वो खुद कह रहे हैं हम गलत पे पहुंच गए हैं, लेकिन इसी बात को दोहराते हैं क्योंकि मुसलमान अगर हमें वोट नहीं देगा तो हम जीतेंगे कैसे। उत्तर प्रदेश में इसकी वानगी देख चुके हैं आप लोग। मैं उनकी बाइट पर, मैं इस बात के लिए जवाब देने के लिए जो अधिकृत हैं वो जयराम रमेश जी हैं, ये उनको आप पूछिएगा। अच्छा, इनको अब नेता मान रहे हैं, नहीं मान रहे? तो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है। नहीं, गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो ये गुजरात कांग्रेस के नेता हैं। मेरे नेता थोड़ी हो सकते हैं, मेरे नेता प्रियंका गांधी है। आपकी नेता प्रियंका गांधी है, तो जब तक प्रियंका जी कुछ नहीं बोलेंगे आप कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ के नेता राहुल गांधी जी हो सकते हैं, कुछ के नेता सोनिया जी हो सकती हैं। तो ये काफी मतलब कांग्रेस के अंदर भी मतलब एक पेड़ से कई सारी धाराएं जा रही हैं, तो हर धारा
अपने लिए जिम्मेदार है, पेड़ किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है ये। हम सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं जी। हमारे यहाँ स्वेच्छा से, अरे आचार्य जी, स्वतंत्रता कांग्रेस के अकेले साधु हैं आप। अरे स्वेच्छा से कहां आपको कुछ सुनिए, मिल गया अभी तक? सुनिए, हमारे को अधिकार प्राप्त है जो हमारी सनातन संस्कृति ने दिया है। ये हम सनातन भगवान- संस्कृति सुनिए, ठाकुर साहब कौन सी निभा रहे हैं? अरे सुनो ना, हम भगवान शिव को भगवान माने, हम भगवान राम को भगवान माने, हम कृष्ण को भगवान माने, हम पीपल को भगवान माने, हम सांप को भगवान माने, हम गाय को भगवान माने, हम गंगा को भगवान माने, हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब राष्ट्रवाद नेता पार्टी की मानना टर्न है। मनुष्य की व्यक्तिगत लेकिन अधिकारों की बात है। भगवान है सारे उसी परिवार में, किसी को भी मान लो, भाई को, बहन को, माता जी को, परिवार में मैंने उसी में ऐसा है नहीं सारे। कहा। ठीक है, इन्होंने ही कहा। अच्छा, अब मैंने ये मैं नहीं- विषय मेरी बात पे को आता हूं, गलत विषय पर ढंग से आता हूं। पेश ना क्या आपको लगता है ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जिसमें आपके भी कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, उनकी एक बहुत बड़ी हार हुई है और द्रौपदी मुर्मू की बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये एक मैसेज 2024 के लिए भी है। बीजेपी एक अंडरलाइन देने की कोशिश करी, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, टीएमसी कह रही है कि हम वोट ही नहीं करेंगे, तो विपक्षी एकता को तो झटका लग गया है बहुत बड़ा। नहीं, एक तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भूल जाइए विपक्षी एकता, ये मोदी रहेगा 2024 तक। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और 1950 से अब तक जितने राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, अगर आपने सबका अध्ययन किया होता तो आप इन शब्दों पर इतना जोर न देते कि बहुत बड़ी हार हुई है और बहुत बड़ी जीत हुई है। एक दो चुनाव को छोड़कर लगभग सभी चुनाव में यही प्रतिशत रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरे चुनाव में 99.56% वोट मिला था और कई प्रत्याशियों को, किसी को 98%, 95%, 85%। तो ये तो चुनाव का प्रचलन है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस समय सत्ता में है, उनकी प्रत्याशी थी, निश्चित था उनका जीतना, लेकिन चुनाव लड़ना भी जरूरी था लोकतंत्र की रक्षा के लिए। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई, एक परंपरा का पालन किया, बिना चुनाव के, बिना प्रत्याशी खड़े किए तो राष्ट्रपति बन जाते तो देश के लोकतंत्र का अपमान होता। तो हम ईमानदारी के साथ, मुद्दों के साथ और विचार के साथ चुनाव में हमने प्रत्याशी उतारा, जीत गए। वो जितनी वोट से जीते ठीक है, आपको बधाई, इसमें तो कोई अजीब क्या बात नहीं आपको है। लगता है बीजेपी रियल मुद्दों से भाग रही है, तभी ईडी की आड़ में आ रही है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए अमीश जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई गड़बड़ी की है, नहीं की है, वो अब दोषी हैं या नहीं है। लेकिन इतना मैं दावे के साथ, यानी शक आपको भी है? इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और इनकम टैक्स की कोई साख छोड़ी नहीं है, कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। क्या जिस तरह इनका दुरुपयोग किया जाता है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र में थे, शरद पवार जी के भतीजे, उनके खिलाफ कई मुकदमे थे, उन्हें रातों रात इन्होंने शपथ दिलवा दी। गलत था, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं उस पूरी खबर को मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं था, क्लैरिफिकेशन ईडी के ऑफिस से भी आया था, सीबीआई कहां से भी आया था। मेरा वाक्य पूरा हो जाता, तब आप खंडन करते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी। उनके मुकदमे वापस लिए गए जब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु थे, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए। जब वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। और ऐसे 50 सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल देता है, उसके घर न ईडी जाती है, न इनकम टैक्स जाता है, न सीबीआई जाती है, न पुलिस जाती है, न न्यायालय के नोटिस आते हैं। एक बात बताइए भाटी साहब, ये लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने बोला जो बीजेपी के खिलाफ बोल देता है उसके पास ईडी भी चली जाती है, इनकम टैक्स भी चले जाता है, सीबीआई भी चली जाती है। अखिलेश जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत समय से जानता हूं, लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, शायद अभी तक कोई नहीं गया। आप लगातार 8 वर्षों से लगातार बीजेपी की को लॉजिकली क्रिटिसाइज करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली योगी को क्रिटिसाइज करते हैं। आपके यहाँ तो ईडी, सीबीआई, आईटी कोई आया अभी तक? अगर कोई चोर पकड़ के कोर्ट में लाया जाए और जज उससे कहे कि तू तो चोर है, तो बहुत चोरी करी है, और चोर कहे कि जज साहब मैंने आपके घर में तो चोरी नहीं की, आप मुझे चोर क्यों कह रहे हो? तो ये कोई तर्क हुआ? चोर कौन है भाई? मेरे खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई, मेरे नेता के खिलाफ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दूध के धुले हो गए। अखिलेश यादव जी के दिनों आपने बोला जो खिलाफ बोलता है, मैंने तर्क दिया। अखिलेश जी भी खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश जी की ये कोई कमी पकड़ नहीं पा रहे, उनके तो आगरा लखनऊ तो मतलब कमी है, कराई मतलब कमी है। आपने भी कमाल का भिगोया, कमाल का मारा आपने, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आपने बोला कमी है। ओके, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु, देखिए, पब्लिक के पास आपने कहा कि कोई बोल दे तो क्या वो हो जाएगा। उदाहरण देना चाहता हूं, 2019 में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था कि देशद्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे, बहुत खराब कानून है। पर आपको पता है 2019 के बाद देशद्रोह का कानून सबसे पहले किसने प्रयोग किया? वही अशोक गहलोत। किसके खिलाफ प्रयोग किया? किसी आपराधिक खिलाफ नहीं, एमएलए के खिलाफ।
किन एमएलए के खिलाफ? अपनी पार्टी के एमएलए और मंत्री के खिलाफ, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। और हम अगर विद्वेष की भाव रखते तो ये बताइए, जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तो किसी ने मौत की कामना की, तो पता नहीं हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, क्या क्या बोला गया। किसी के घर कभी पुलिस गई? जब वैसे कांग्रेस हमेशा लड़ाई के लिए आती है कि हम हक की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, आज तक आप मुझे ऐसा बता दीजिए कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता दिल्ली आके किस देश के हित के लिए उसने कभी धरना प्रदर्शन कराओ। लेकिन अभी हुआ था कुछ टाइम पहले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं यहाँ पे कि उनके नेताओं को ईडी ने बुलाया था, इसलिए वो वहां पर थे। जनता के लिए क्यों नहीं आते? जनता के लिए क्यों नहीं आते, ये एक वाजिब सवाल है। मैडम, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि आप लोग जैसे मतलब बोल रहे हो, जो नए हैं जो वो करिए ना, जो ईडी जो करेंगे सच ही करेंगे। ईडी थोड़ी ना इडियट है कुछ। आचार्य जी, ये ईडी को इडियट बोलने का क्यों बोला गया? मतलब आपको नहीं लगता ये अफसोसजनक है? अमीश देवगन जी, एक तो आपके शो की खूबसूरती यह है कि सारे सवाल मुझसे किए जा रहे हैं। और ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा जो है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इससे एक आग्रह करना चाहता हूं कि एक आध सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से भी कर लेते कि साहब मैं ग्रेजुएशन। आपको वीआईपी मान रहे हैं? जिसमें दम होता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं जी। यहाँ लोग शिकायत करते हैं, मुझसे सवाल नहीं पूछे। इसका मतलब है, ये मुझे वीआईपी मान रहे हैं, इसका मतलब है अगली ईडी जो है वो मेरे यहाँ आने वाली है। मतलब ईडी कल की दाम आने वाली है। अब ये तो राजकुमार भाटी से पूछ लो, अगर कुछ कमी होगी तो होगा। उन्होंने बोला कुछ कमी थी तो हो जाता है काम, कुछ कमी तो नहीं है भाटी साहब। मैंने कहा था इन्होंने प्रयास खूब किए लेकिन कोई कमी ढूंढ नहीं पाए। कई बार प्रयास किए उनकी जांच कराने के, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोमती रिवर फ्रंट, सबकी जांच कराई। कमी कैसे पकड़ लेते? पहली बात जो इन्होंने कहा, सारे सवाल इनसे क्यों पूछे जा रहे हैं कि उनका नेतृत्व खुद अपने आप में एक सवाल है, और वो सवाल हर कांग्रेसी के दिल में भी उठता है, इसलिए समस्या। दूसरी बात, मैं एक सीरियस अंदर इनके मन में भी होगा, हमने किसी भी नेता के खिलाफ केस विड्रॉ नहीं किए हैं। यह स्टेटमेंट गलत है। कोई भी नेता किसी पार्टी में गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई चलते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होगी। इन्होंने कहा गिरफ्तार कर लें। अरे भाई, जिस समय कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो गिरफ्तार होंगे। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूं, अभी जब रॉबर्ट वड्रा का भी तो केस चल रहा है, अब ये कहते हैं कि गिरफ्तार नहीं हुए, तो कहते हैं अभी तक कुछ हो नहीं पाया, इसका मतलब वो निर्दोष थे। अब जैसे ही इनको बुला लिया जाता है, अब साहब विद्वेषात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, दो में से एक आरोप मान लीजिए। इन्होंने कहा हम कोई केस खत्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि डराते रहते हो ना। क्या खत्म कर दिया तो आपका तो हाथ से वो चाबी निकल जाएगी। आप डराते रहते हो, आप हर नेता को डराते हो। जब राहुल गांधी से प्रॉब्लम क्या? 2000 आपने कहा ना बड़ा नेता, तो राहुल गांधी से क्या प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको गांधी फैमिली से क्या प्रॉब्लम? कांग्रेस को है। आपको गांधी फैमिली से प्रॉब्लम क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी पार्टी का मामला है। बताया ना, आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला, वही तो मैं बता रहा हूं। कांग्रेस का नेतृत्व नायक बना किसी दौर में देश के लिए, किसी दौर में खलनायक भी बना, जैसे इंदिरा जी उस जमाने में, मगर पप्पू कभी नहीं बना। देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि अपने घरों में तिरंगा लगाना चाहिए, आप उसके साथ हैं, उसके विरोध में? बिल्कुल, मैं उसके साथ हूं। हर आदमी को उस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए और अपने घर पर लगाना चाहिए। जी, आप में से कोई, आप में युवा पीढ़ी से मैं जरूर जानना चाहता हूं, तिरंगे के ऊपर आपकी भावना क्या है? जो देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है वो बड़ा आह्वान है कि 13 से 15 के बीच में आप तिरंगा लगाइए अपने घर के अंदर। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें, अपनी बात रखें। जी बोलिए सर, खड़े होके बोलिए। सर, तिरंगा जो है हमारे देश का गर्व है, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है कि हर चीज़ में विरोध करें। बीजेपी बोलेगी कि सांस नहीं लेना तो हम सांस नहीं लेंगे, पानी नहीं पीना तो वो भी पे दिक्कत है, और यहाँ तक तिरंगे पे भी आज विरोध करी। तो जो इनका जो ये नीति बन गया है हर चीज़ पे विरोध करना है, ये देश को गुमराह करना है। ये एक अच्छा पॉइंट है आपका, और इस सवाल को मैं आप 2-4 पॉलिटिकल पार्टी से जानना चाहता हूं इसका जवाब। ऐसा क्यों मैसेज जा रहा है सोसाइटी के अंदर कि हर चीज का विरोध होता है, अब तिरंगे का विरोध क्यों हो रहा है? इसका जवाब क्या है? अगर आप इस पर कुछ कहना चाहे राजकुमार भाटी। एक मतलब प्रधानमंत्री ने, वो देश के भी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, आह्वान कर रहे हैं कि तिरंगा लगाइए अपने घर में, उसका विरोध क्यों? देखिए, तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा हमारी शान है, हमारा गौरव है, वो जो सबके घर पे लगना चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको अपने घर पे फहराना, तो मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब तिरंगा फहराने पे गोलियां मारी जाती थी, जब लाठियां मारी जाती थी, जब तिरंगा फहराने पे जेल भेज दिया जाता था, तब इनकी पार्टी और इनके पूर्वज तिरंगे के विरोध में थे और उनके साथ थे, अंग्रेजों के साथ उनकी मुखबरी कर रहे थे, स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़वा रहे थे। और जब तिरंगा भारत का ध्वज बनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तो गुरु गोलवलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष थे उस समय, वो थे, क्या पद होता है इनके यहाँ, उन्होंने बाकायदा अपने अखबार में, ऑर्गेनाइजर में लेख लिख के इस तिरंगे का विरोध किया था।
कहा तो 3 रंग अशुभ होते हैं। यही बात तो कांग्रेस ये कह रही हमारा है, झंडा यानी नहीं आप हो कांग्रेस सकता। के साथ है इस बात पे। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक है। लेकिन आज की परिस्थितियों में वो कह रहे हैं हम समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, हम बड़ा विरोध अच्छा नहीं समर्थन है। ओके, आचार्य जी मैं आपके बताऊंगा सुधांशु जवाब। कांग्रेस के साथ खड़ी है सपा उसके ऊपर। आपको पता है कि इन्होंने जो अभी कहा अंग्रेजों के साथ, कौन किसके साथ? 1910 में वीर सावरकर को 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई और 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम बैडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। और आपको पता है रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को फांसी किसके लिए हुई थी? काकोरी प्रकरण, जहां क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में खजाने पे कब्जा कर लिया था। चंद्रशेखर आजाद जी को भी उन्होंने स्वयं अपने गोली मार ली थी। आपको पता है उस प्रकरण में अंग्रेजों का वकील कौन था? कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि अशफाकुल्ला और इनको रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी होनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी होनी चाहिए। अब मैं झंडे पे एक दूसरी बात बताता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने आजाद हिंदुस्तान में 1988 से लेके 1998 तक श्रीनगर में 26 जनवरी को भी लाल किले, लाल चौक के ऊपर झंडा नहीं फहराया गया। संबित पात्रा ने एक बात बोली थी कि नरेंद्र मोदी अगर किसी दिन बोलेंगे कि सांस लीजिए विपक्ष वालों को, तो ये सांस लेना बंद कर देंगे। मैं आप ये कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि गांधी और तिरंगा ये हमारे दिल में है। हमने तो प्रधानमंत्री जी के कहने पे घंटा बजाया, हमने तो ताली बजाई, हमने तो थाली बजाई, हमने तो दीप जलाया। अरे देश का प्रधानमंत्री भाजपा का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री देश का होता है। और अगर देश का प्रधानमंत्री देश के हित में बात करता है हम उसको फॉलो करेंगे। तिरंगा आचार्य जी के दिल में है, ये बात ठीक है, लेकिन यही बात जयराम रमेश जी को भी जाकर बता दीजिए, क्योंकि ऑफिशियली कांग्रेस की लाइन तो आजकल नहीं। देखिए जयराम रमेश की लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन तरीके से बढ़ा रहे हैं। इन्होंने तो नहीं बढ़ाई, ये कहते हैं कि हमारे दिल में है, वो तिरंगे के उसको उत्सव को क्रिटिसाइज करते हैं। और जहां तक बात आपने कहा बार बार कि आप कांग्रेसियों को दरकिनार करना चाहते हैं आजादी से, सर कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता इस देश की आजादी में रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और फॉर दैट मैटर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको भूलकर सिर्फ और सिर्फ परिवार की ही चाटुकारिता में लग जाते हैं और बार बार इस देश को यही बताना चाहते हैं कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू सिर्फ जेल में रहे, सिर्फ कमला नेहरू जेल में रही, और वीर सावरकर जैसे वीर को, जिनके लिए इंदिरा गांधी जी ने भी डाक टिकट निकाला, और जब उनको खड़े होकर राहुल गांधी लाखों की रैली में गालियां देते हैं और आपके तमाम नेता उनको क्रिटिसाइज करते हैं, वो व्यक्ति जो काला पानी की जेल में रहा और 2 लाइफ जेल जिनको गई, जब उनको जब लाइफ टर्म उनकी, जब उनको आप गाली देते हैं, तो ये देश आपसे चाहता है कि आप इतिहास सही बताएं। प्रॉब्लम यहां नहीं है कि आप इस देश की आजादी में नहीं थे, इस देश की आजादी में यहां पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं सबके दादा परदादा। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि बीजेपी के लोग झंडा फहराएंगे? नरेंद्र मोदी ने तो ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला देश के लोग झंडा अपने घरों पे लगाए। लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी पॉलिटिक्स कर दी। पॉइंट ये है, क्या तिरंगे पर भी आजादी किया, जब हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तो उस तिरंगे पे भी राजनीति होगी? मेरा सवाल यह है। अमीश देवगन, मैं इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। पर हो रहा है ना ये सब कुछ। मैं इस बात का समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि ये देश जो है किसी एक पार्टी का नहीं है। अगर मान लीजिएगा 60 साल के प्रधानमंत्री भी किसी पार्टी का नहीं है, देश का होता है। अरे भाई एक बात बताइए, 60 साल कांग्रेस का राज रहा तो जो सड़कें बनी, अस्पताल बने, ऑल इंडिया मेडिकल बना, इरविन हॉस्पिटल, जेपी ये पंत हॉस्पिटल, ये तमाम IIM बने, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का इसमें कोई इस सड़क पे नहीं चलेगा? नहीं। आज ये लोग काम कर रहे हैं, आज ये काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि कोई कांग्रेसी इस सड़क पर नहीं चलेगा, इस फ्लाईओवर पर नहीं चलेगा। पूरी दिल्ली का जो फ्लाईओवर का निर्माण किया वो शीला दीक्षित ने किया, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी का नेता इस पर नहीं चलेगा? देश देश होता है, इसलिए अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है तो उसका ऑनर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई उस बात से सहमत नहीं है तो उसे स्वतंत्रता है। ओके, भाटी साहब फिर सुधांशु। एक तथ्य यह भी है कि 2002 तक नागपुर में RSS के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया था। ये भी एक सत्य और जिन 3 लड़कों ने जाके वो फहराया उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया RSS ने, वो जेल गए। और आज भी RSS के सम्मेलनों में तिरंगा नहीं फहराया जाता, आज भी। ये भी एक तथ्य है। नहीं फहराया जाता, आप कभी भी देख लें। अब बताता हूं, ये बताइए 2002 तक क्या गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराया जा सकता था? सब फहराते थे। 15 अगस्त क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के नेता थे नवीन जिंदल जो कोर्ट गए, उससे पहले सिर्फ सरकारी संस्थानों के ऊपर झंडा फहराया जा सकता था। हाँ, 26 जनवरी को हमारे यहाँ भी फहराया जाता था, परंतु सरकारी ये बताइए RSS का सरकारी संस्थान था क्या? 26 जनवरी को RSS सरकारी संस्थान था क्या? अरे भाई 2006 से पहले किसी को अधिकारी नहीं था, उसके बाद हल्ला मचाते हैं। अब दूसरी बात, ठीक है, मेरी बात सुनिए। क्या RSS के मुख्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर है? आज ही बता दीजिएगा। महात्मा गांधी की तस्वीर है या नहीं? आप बता दीजिएगा। सुनिए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर है या नहीं है? बताइए।
बता रहा हूं। आज बताइए। हाँ हाँ, आज भी तस्वीर अरे नहीं है। भाई सुनिए, महात्मा गांधी जवाब की जवाब तस्वीर जवाब आज भी जवाब नहीं सुनना है। पड़ेगा, उत्तेजित हो रहे आज भी नहीं है। आचार्य को उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जवाब सुधांशु जी। ऐसा है, जब संघ के शिविर लगते हैं तो प्रातः काल 5 बजे जगाने के बाद एक प्रातः स्मरण कराया जाता है, जिसमें अनादिकाल से आज तक जितने भारत के महापुरुष हुए सबका नाम लिया जाता है, उसमें महात्मा गांधी का भी नाम है। पर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने क्या किया, अभी कह रहे थे ना जयराम रमेश की बात, साहब महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम, और इन्होंने हलफनामा दे दिया कि राम झूठे थे, राम काल्पनिक थे। यानी महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ काल्पनिक है, झूठ है। महात्मा गांधी का राम राज्य जो राजनीतिक दर्शन था वो खोखला था, वो छलावा था। रघुपति राघव राजा राम जो हमने भी कहा है वो क्या था, वो काल्पनिक था। अरे भाई, महात्मा गांधी की तो आत्मा की हत्या कर दी उस दिन जिस दिन इन्होंने कोर्ट में हलफनामा देके कहा कि राम थे नहीं। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी अगर आज के दौर में होते और राम राज्य की बात करते तो एक बयान आता कांग्रेस की तरफ से कि ये सांप्रदायिक बात है। अगर समाजवादी पार्टी होती तो उनका बयान आता कि देखिए ये किस तरह से सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, और ओवैसी उठते वो कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखिए मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश है। अगर महात्मा गांधी आज के इस दौर की राजनीति में होते तो महात्मा गांधी को भी सांप्रदायिक घोषित कर दिया होता। इन तथाकथित सेकुलर सूरमाओं ने, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो दौर था जहां पर रघुपति राघव राजा राम हिंदू और मुसलमान सब गाते थे लेकिन कोई उफ तक नहीं करता था। लेकिन आज ये वो दौर है जिसमें वंदे मातरम का नारा लगाने में भी सांप्रदायिकता लोगों को दिख जाती है। यह भी एक दौर है। और यहां पर लोग, मैं एक विधानसभा की नहीं बात करा, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर आप चले जाइए केरल तक, वंदे मातरम का नारा नहीं लगाने पर आपको तालियां मिलती है सेकुलर सूरमाओं की। यह भी बात सत्य है। मैं बढ़ता हूं आगे और ऑडियंस के पास जाता हूं और आपसे राय लेना चाहता हूं। ईडी और इनकम टैक्स अगर किसी राजनेता पे अगर छापा मारती है, पूछताछ करती है, लंबे समय तक चलती है, तो बीच में आप लोग अपने स्पीच में और अपने डिबेट में उनका नाम लेकर उनको बदनाम ऐसा करते हैं क्या, जिससे उनका पॉपुलैरिटी जो कम हो और उसका फायदा आपको मिले, ऐसा होता है क्या? आप लोग ऐसा करना चाहते हैं? आप ठीक है, जांच तो बड़े टाइम तक चल रही है, आप लोग बदनाम ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी पर जांच चल रही है, बदनाम ज्यादा कर रहे हैं, बेल पे बार है, बेल पे बार है, बेल पे बार है। लगातार आप हो गए, संबित पात्रा हो गए, बीजेपी के बाकी नेता हो गए, स्मृति जी हो गई, सब लोग ऐसा बोलते हैं। चलिए, वो तो बेल पे, वैसे तो आप भी यही काम कर रहे हैं। एक बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है, बेल पे मान्यवर, जो काम ये इनसे छूट जाता है वो आप कर देते हैं। एक बात बताएं, बेल पे तो वो हैं और न्यायालय के द्वारा हैं, सरकार के द्वारा नहीं है, ठीक है, मगर ये तो निर्णय होने के बाद चिल्लाते रहते हैं। 2G, 3G, 4G है ना, उसमें कोई दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी ये चिल्लाते रहते हैं। अभी रावट वाड्रा पे कोई केस, अच्छा ये बताइए, आचार्य जी हुआ, ये चिल्लाते रहते हैं। आचार्य जी सुनिए आचार्य जी, एक सवाल। दिल्ली के जो राइट्स हुए उन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को सजा हो गई, कुछ नेताओं को बरी कर दिया गया, फिर भी ये चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई, कहां बरी कर दिया गया? किस नेता को बरी किया गया? केसेस विड्रॉ किए, यही अंतर है। केस विड्रॉ कर लिए सीबीआई ने, क्या बात कर रहे हैं? अरे क्वाट्रोची पे केस विड्रॉ कर लिया, हम इनको रेड कॉर्नर नोटिस खारिज करवा दिया जाके। हम इनको सुई चुबोते हैं तो ये चिल्लाते हैं, ये हमारे भाला भोंकते हैं, फिर भी हम न चिल्लाएं। रोज भाला भोंकते हो, सुई चुबो रहे, भाला लग रहा है आपको। अच्छा एक सेकेंड, अब मैं ना भाला अपना, अब कोई भाला नहीं फोकेगा, कोई सुई नहीं फोकेगा। एक सवाल का जवाब दीजिए आचार्य जी, और मैं फिर उसके बाद एक लाइन बोल दूं। जी, ये बताइए, ये 2G हमारे जमाने में शुरू हुआ था कि आपकी सरकार के जमाने में? कोर्ट के द्वारा शुरू हुआ था? नहीं, जो कोयला घोटाला आपकी जमाने में आप जब कहें मेरा बताइए, सीबीआई तोता है, ये किसके लिए कहा गया? जानते कब कहा गया? कोयला घोटाले में ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जब हलफनामा देंगे और किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे। ये कहा गया सरकार के द्वारा कि हमने नहीं दिखाया। जब सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि हां, पीएमओ के अधिकारियों को बुला के दिखाया गया था। ये आपके जमाने में हुआ था जनाब। भाले तो आपने भोंक रखे हैं अपने, एक आपके वो हैं, और उसके बाद हम पे ऊपर कह रहे हैं। सुधांशु जी नोट कर लेना, जब सरकार बदलेगी तो बताऊंगा सीबीआई तोता है या मैना, याद कर लेना। मतलब आज साबित कर दिया। कहते कहते दिल की आरज़ू जुबान पे आ गई, कहते कहते ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने, ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने। पब्लिक भी हाथ खड़ा कर रही है, तो बोला कि तोता है कि मैना, हम बता देंगे आपको। वाह। अच्छा, अब आपने जब इतना आप सच बोलने के मूड में ही है तो एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। इतना उपवास टूटा है ना आज, सब कुछ आप सच बोलने के मूड में आचार्य जी, तो मेरा भी मन करा मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं। अच्छा ये बताइए, गाड़ी जलाना, ट्रेन रोकना, स्कूटर चला देना,
सामान्य लोगों को परेशान करना सत्याग्रह की नई परिभाषा है महात्मा गांधी की। कांग्रेस के किसी नेता ने ट्रेन जलाने का समर्थन न किया है न करेंगे। भारत की सरकार, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। सवाल आ रहे हैं, लेकिन मेरा वादा है आपको, इस हफ्ते की सबसे बड़ी बाइट मैं आपको सुनाने वाला हूं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी बाइट आपको गेस करना है वो नेता कौन है और किस पार्टी का है। सबसे बड़ी बाइट मैं बता रहा हूं, वो नेता ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो किस पार्टी का है आप गेस करिए। व्यूअर्स, इस हफ्ते की सबसे शानदार बाइट आपको मैं सुनाने वाला हूं। ईडी का चक्कर क्या होता है वो कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका सवाल मैडम लगातार है और आप सवाल पूछ चुके हैं, आपका हाथ खड़ा कर रहे हैं। अभी स्वामी जी ने कहा कि जब सरकार बदलेगी, तो स्वामी जी इस पे मैं कहूंगी मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देश जाग चुका है, राष्ट्रवाद लोगों के दिलों में जाग चुका है, लोग समझ चुके हैं। ठीक है ये मैडम आपका सर सवाल है। सर मेरा नाम अली मुर्तजा है। सर मेरा सवाल है सुधांशु सर से। सुधांशु सर, आप ये बताइए कि जब भी कोई आपके खिलाफ जाता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, तो ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो जाती है, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ हुआ, अभी सोनिया गांधी के खिलाफ हुआ। मतलब जो देश का असल मुद्दा है, जैसा कि आपने दही पर, छाछ पर और भी कई चीज़ों पर आपने जीएसटी लगा दिया सर, वो तो सबसे अच्छा हुआ कि आपने तो क्या कहते हैं अंतिम संस्कार पर आपने नहीं जीएसटी नहीं लगाया सर। सवाल है पब्लिक का। सुधांशु भाई शानदार सवाल है, जवाब दीजिए। इन्होंने अच्छा सवाल किया है। पहली बात तो मैं बार बार बता चुका हूं कि ये केस 2013 का है, हमारी सरकार आने से 1 साल पहले का। वो कह रहे हैं अंतिम संस्कार को आपने अब आ रहा हूं इसके ऊपर, इसके लिए शुक्रिया। हर बार टैक्स की बात करता हूं भाई। ये बताइए, ये तो अब फैक्ट अवेलेबल है कि जब जीएसटी नहीं था, वैट था, तो इन सारी चीजों पे इससे कहीं ज्यादा टैक्स था। हमारे में टैक्स 2% कम हुआ है, 7%, 8%, 5% था। सुधांशु जी की बात का अर्थ यह निकलता है कि हमारा आप लोग सब नासमझ हैं। इन्होंने महंगाई घटाई है, सारी चीजें सस्ती हो गई हैं, इन्होंने टैक्स कम किए हैं, देश में राम राज है, बिल्कुल लोग वाहवाही कर रहे हैं। क्या चाहते हैं श्रीलंका बन जाए देश? हुई है, क्या आप श्रीलंका बनाना चाहते हैं देश को? हम लोग आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप लोगों ने भी सत्ता बहुत चलाई है और ये जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है, इससे देश को नुकसान हो सकता है। हमने श्रीलंका का हश्र देखा है। There is a economic management which state governments, which central government have to do. एक सिस्टम बनाना पड़ता है और समाजवादी पार्टी ने भी कई बारी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है और उस सिस्टम को, प्रूडेंट सिस्टम को फॉलो भी किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं देश हित के साथ समझौता हो जाता है जब हम फ्री की सियासत करते हैं, फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए अमित जी, पहली बात तो मैं श्रीलंका से अपने देश की तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा देश महान देश है। सीखना तो सबसे चाहिए। भारत हमारा पर सीखना तो हर किसी की गलती से चाहिए। श्रीलंका भारत कभी नहीं बन सकता और भारत श्रीलंका कभी नहीं बन सकता। दूसरी बात, पॉजिटिव सोचना चाहिए, देश के खिलाफ इस तरह की बातें मत करें। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, मैं पूरी बहस पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो कर रहे हैं वो भी सही है, जो ये कह रहे हैं वो भी सही है, जो ये टैक्स लगा रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा कम लगाया, थोड़ा ज्यादा लगाओ, ताकि देश की जनता को पता तो लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकंड मैं ये कहना, सुधांशु जी अब तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम आहा भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जी देखिए, कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते। इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जो फैक्ट भी है। जब जीएसटी काउंसिल होती है तो उसके अंदर विपक्ष के भी राज्य होते हैं। एक राज्य ने भी विरोध नहीं किया था जब पैक्ड फूड पर जीएसटी लग रहा था। नॉट इवन अ सिंगल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अ सिंगल स्टेट ऑब्जेक्टेड इट, बीट भारतीय जनता पार्टी, बीट ऑपोजिशन, बीट कंबाइंड ऑपोजिशन। दैट्स माय पॉइंट। कुल मिलाकर जो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड हुआ वो लागू हुआ है, लेकिन राजनीति बहुत खराब है जी। यहां पर जीएसटी की काउंसिल में जो कहा जाता है वो पार्लियामेंट में नहीं कहा जाता, और यह बात सत्य है। जीएसटी काउंसिल की फाइंडिंग्स में यह चीज सामने आ रही है, लेकिन मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूं। और अब वक्त है बाइट ऑफ द वीक देखने का, और इस बारी बाइट ऑफ द वीक का कोई नॉमिनी नहीं है, एक ही विजेता है, वो है ईडी की मार झेल रहे आजम खान। वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। हमने ना लुल्लू देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुल्लू लोलो टुल्लू टोलो। ये देखिए ईडी का हाल क्या हो जाता है शिवम त्यागी। अब देखिए उनको लुल्लू मॉल नहीं दिख रहा, उनको टोलू दिख रहा है, लोलू दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है उनको। देश ने उनके बारे में तमाम चीजें पढ़ी जब वो 1 साल से ज्यादा जेल में थे, लेकिन इस बाइट ने उनको एक तरीके से फिर से रीपैकेज करके जनता के सामने ला दिया। खास बात है ये, लेकिन ये ईडी का हाल है। ये नहीं, ईडी का मामला नहीं है, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। चचा जान को भतीजे ने जो दांव दिया है,
जिसके बारे में जब वो जेल में गए थे तो शिवपाल जी ने भी बाहर निकलकर व्यक्त की ये भी मिलने गए थे उनसे भाई, ये भी गए थे, ये भी मिलने गए थे उनसे। पता नहीं ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आजम खान पर ये दिल इनके की दोस्त हैं आजम खान। जो टीपू ने टीस दी है, सुनिए, आप क्या कह रहे हैं? जो टीपू ने टीस दी है वो टिल्लू लिल्लू के रूप में बाहर आ रही है। जी आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी? देखिए पहली बात क्या धर्म संकट तो नहीं है तो बोल दीजिए। आजम खां पे जहां तक बोलने का, अच्छा आप अखिलेश जी की तरफ हैं, आप शिवपाल जी की तरफ हैं? दोनों तरफ हैं, दोनों को प्यार करते हैं। देखिए मैं बताऊं, आजम खां के ऊपर जो जुल्म हुआ, 2 साल अगर कोई भी जेल में रहेगा वो लूलू को लोलू और पोलू ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। 2 साल जेल में आजम खां साहब रहे हैं, मगर 14 साल जेल में रह के किताब लिख रहे थे नेहरू जी। वो देश की लड़ाई थी। वो देश की लड़ाई में कागज पेन अच्छा बेड अच्छा रूम सब मिलता है, वो देश की लड़ाई आज आखिरी दौर है चर्चा का, ठीक है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया अखिलेश जी की तरफ या आजम जी की तरफ या फिर शिवपाल जी की तरफ? मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को, जो पीढ़ी पहली है, उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे भारत की बात आपने कह दी। ओके, अब आपसे मैं क्या पूछूं आजम खान की इस बयान के बारे में? मुझे पता है आप भी मुस्कुरा के बोलेंगे, अब जो बोल दिया तो मैं क्या पूछना चाहिए मुझे, मेरा राय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल राय ले दीजिए। अधिकृत व्यक्ति आजम खान एक शरीफ और सरल और सीधे इंसान है। सरल व्यक्तियों का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। सवाल वो सज्जन व्यक्ति हैं, ज्यादा तिकड़म नहीं जानते, ज्यादा। हाँ बिल्कुल तिकड़म नहीं जानते। आजम खान तो बहुत शरीफ है, शराफत की मूर्ति है आजम खान। आपकी अपनी सरकार में आजम खान जी एक बड़ा फेमस उनका एक जुमला हुआ करता था कि आप आजम खान के सामने खड़े हैं, ऊपर खुदा और नीचे आजम खान, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। बहुत शरीफ कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन आजम खान मुख्यमंत्री रहता है जब सपा की सरकार आती है। लेकिन आजम खान शरीफ आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव जोरदार तरीके से मनाइए, हर घर तिरंगा लगाइए। नमस्कार।